पहले ही पेज से। जिसके पास भी बुक नहीं है वो स्क्रीन में देख सकते हैं। मेरी स्क्रीन सभी को विजिबल है? ऑल राइट, यस मैम। ठीक है। अगर आवाज़ का फ्लक्चुएशन होता है तो मुझे बता देंगे। वैसे मैं वाई के नीचे ही बैठी हूँ तो नहीं होगा, ठीक है। अगर होता है किसी को तो मुझे हैंड रेस कर देंगे। जो मोड ऑफ कन्वीनियंस रहेगा वो हमारा हैंड रेस करके रहेगा, ठीक है। हैंड रेस करेंगे, बीच में कोई नहीं बोलेगा। और अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो एंड में पूछेंगे, ठीक है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स पुराने ही हैं तो सभी को पता ही है ये चीज़ें। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। त्रिसूत्र कैसे हम इसे याद रखेंगे, इसके 2-3 तरीके हैं याद करने के। हेतु, लिंग, औषध, वैसे तो ऐसे ही याद रहता है। जो इसका रेफरेंस है वो है चरक सूत्र, पहला अध्याय। पहले ही अध्याय में हम लोग त्रिसूत्र पढ़ते हैं। हेतु यानी कारण होता है, लिंग यानी लक्षण होता है, और औषध यानी चिकित्सा होती है, ठीक है। तो इसको हम हल से भी याद रख सकते हैं। किसान के पास जो हल होता है, हल, HAL, इंग्लिश में लिखेंगे HAL। ये पहली ट्रिक है याद करने की। तो H फॉर हेतु, A फॉर औषध एंड L फॉर लिंग। आप लोग छोटा छोटा बुक में भी लिख सकते हैं, बट मैं प्रेफर करती हूँ कि वैसे ही इतनी छोटी सी बुक है और काफ़ी ज़्यादा हौच पौच ना हो जाए, इसलिए आप लोग अलग से लिखें। रेफरेंस ज़रूर लिख सकते हैं अपनी बुक में। बाकी जो भी ट्रिक्स मैं लिखवा रही हूँ, जो भी चीज़ें समझाने के लिए बोल रही हूँ, वो आप अलग से स्टिकी नोट्स में लिखेंगे तो बेहतर रहेगा। वैसे तो सभी इंटेलिजेंट हैं तो ऐसे भी ट्रिक्स याद रहेंगी ना। तो ये वन ऑफ द ट्रिक हो गई, हल। अब सेकंड ट्रिक से हम याद कर सकते हैं। पहले लैंडलाइन हुआ करते थे, तो लैंडलाइन एक सूत्र से बंधे होते थे। जैसे ही हम उठाते थे, फ़ोन उठाते थे, बोलते थे हेलो, तो एक कनेक्शन रहता था, है ना। सूत्र यानी एक वायर रहता था, ठीक है। तो हम क्या बोलते थे लैंडलाइन उठा के, हेलो, HLO, H फॉर हेतु, L फॉर लिंग, O फॉर औषध। ये भी एक ट्रिक है। जो भी आपको ट्रिक अच्छी लगे उससे आप याद रख सकते हैं, ठीक है। बाकी मुझे तो एज सच बताऊँ तो ट्रिक की ज़रूरत नहीं है इसमें। आप लोगों को भी नहीं होगी जो भी नए पढ़ रहे हैं, है ना। जैसे आचार्य चरक ने चौथे अध्याय में षड विरेचन शताश्रिति अध्याय में बोला है कि ये जो अध्याय है ये अल्प बुद्धि वालों के लिए है, जिसे कुछ ज़्यादा मतलब समझ ही नहीं आ रहा है, संहिताएं पढ़ी नहीं है डिटेल में, कुछ चिकित्सा नहीं पढ़ा है, तो कम से कम ये तो पढ़ के वो अपनी जीविका और यश आदि प्राप्त कर सकता है। ऐसे ही मैं ये सारी ट्रिक बता रही हूँ। 3 तरीके के लोग होते हैं, एक तो अल्प बुद्धि, मध्यम और एक उत्तम, जो कि बहुत शार्प होते हैं। तो जो अल्प बुद्धि वाले हैं उनके लिए मैं ट्रिक बता रही हूँ, और जो मध्यम बुद्धि वाले हैं वो 2-3 बार रिविज़न करेंगे तो वो शार्प उत्तम बुद्धि वाले में चले जाएंगे। और जो उत्तम बुद्धि वाले हैं वो सिर्फ ध्यान से सुनेंगे, रिविज़न करेंगे तो उनको याद हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही हमेशा हर क्लास में 3 टाइप के बच्चे होते हैं। तो आप सभी लोग उत्तम बुद्धि वाले हैं, सभी को ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, पर तो भी कभी ज़रूरत पड़े तो याद रखें इन तीनों को, ठीक है। चलिए, त्रिसूत्र याद हो गया सभी को, है ना। ऐसे ही त्रिस्कंध होता है, वो भी सेम होता है। ये जो है त्रिस्कंध ये सेम है, त्रिसूत्र और त्रिस्कंध, कंफ्यूज नहीं होना है। स्कंध क्या होता है, कंधा होता है, ठीक है। तो कंधे पे हम लोग सूत्र बांधते हैं, इस टाइप से याद रख सकते हैं। ये ट्रिक काफ़ी कॉमन है, आप लोगों ने पहले भी सुनी होगी। त्रिस्कंध, कंधे पर, स्कंध मतलब कंधा होता है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट होता है स्कंध त्रय। स्कंध त्रय एक इम्पॉर्टेंट नाम है, स्कंध त्रय। इसको कैसे याद करना है, हेतु, दोष और द्रव्य। देखो यहाँ पे त्रय जो है वो बाद में आया है। अभी जितना भी हमने पढ़ा, त्रिसूत्र, त्रिदंड, त्रिस्थूण, त्रिस्तंभ, त्रय, हर जगह त्रय 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 पहले आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे त्रय बाद में आ रहा है। अब जो भी बैक बेंचर्स होते हैं, जो बदमाश और मतलब ऐसे गधे टाइप के बच्चे होते हैं, वो पीछे बैठते हैं, है ना, और शोर करते हैं। पीछे क्यों बैठते हैं, क्योंकि उनमें दोष होता है,
ठीक है। तो जिसमें दोष आ जाए, किसी में भी दोष नहीं आया हुआ है, तो ये छोटी छोटी सी ट्रिक्स हैं, क्योंकि आंसर तो लिखा हुआ है हमारे सामने, आंसर लिखना तो है नहीं, हमें सिर्फ पहचानना है, ठीक है। तो पहचानने के लिए इतनी हिंट काफ़ी होती है, सिर्फ हमें हिंट की ज़रूरत है। तो बस इतना याद रखें, जहाँ भी दोष आ रहा है, हेतु दोष द्रव्य, दोष आ जाए तो मतलब त्रय, त्रय जो है वो एंड में आएगा, ठीक है। जो बैक बेंचर्स होते हैं उनमें दोष होता है, ठीक है। तो ये हमारा इस टाइप से याद हो गया। नेक्स्ट, त्रिदंड, दंड, दंड से याद रखेंगे, दंड कौन देता है? आत्मा देती है, ठीक है। और दंड कौन देता है? सास देती है ना। इंडिया में बहुत प्रचलित है, सास जो है बड़ी दुष्ट होती हैं, है ना, बहुत बहू से काम करवाती हैं, झाड़ू करो, पोछा करो, खाना बनाओ। तो जो दंड देती हैं वो सास देती हैं। सास से कैसे याद रखेंगे? SAS, S फॉर सत्व, A फॉर आत्मा एंड S अगेन फॉर शरीर। सत्व, आत्मा, शरीर, ठीक है। जहाँ भी आत्मा आ जाए वहाँ पे आँख बंद करके टिक कर देना है दंड। देखिए, अगर हम कोई भी गलत काम करते हैं तो भले ही हम ऊपर से बोले हमने नहीं किया, पर हमारे आत्मा को, हृदय को तो पता रहता है कि हाँ भाई हम गलत हैं, है ना। तो आत्मा ही हमें दंड देती है। अच्छे का फल अच्छा मिलेगा, बुरे का फल बुरा मिलेगा, है ना। आत्मा को हमें, आत्मा को पता रहता है। तो इस टाइप से जहाँ दंड आ गया वहाँ पे आत्मा आएगा, ठीक है। अब त्रिस्थूण और त्रिस्तंभ, इसको कैसे याद रखेंगे? ये दोनों ही कॉमन है, वात पित्त कफ, याद भी होगा बहुत लोगों को, है ना, बहुत इजी है। तो जो हमारा मकान होता है उसके जो स्तंभ होने चाहिए वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और मोटे होने चाहिए, तभी तो हमारा जो मकान है 2-3 मंजिला मकान, वही हमारे बारिश में, तूफान में, आंधी में खड़ा रहेगा, है ना। तो जो हमारे मूल है शरीर के वो वात पित्त और कफ ही हैं, ठीक है। इम्बैलेंस हुआ तो फिर दुख आ जाएगा, विकार आ जाएंगे, डिजीज़ हो जाएगी ना। तो स्थूण और स्तंभ, इस टाइप से वात पित्त कफ, ये चीज़ मुझे नहीं लगता कि भूल पाएंगे, बहुत ही सिंपल हैं। और आजकल बहुत ही कम क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, क्योंकि इतने इजी हैं कि कम, MO वगैरह में ज़रूर पूछते हैं, AIA PGT में थोड़ा कम ही पूछे जाते हैं, ठीक है। आप लोग चाहें तो UPSC के लिए पेपर मैं भी एग्ज़ाम दूंगी, और मैंने भी सारी 2001 से पेपर इकट्ठे करें, तो आप लोग चाहते हैं तो मैं शेयर करूंगी पेपर्स, अराउंड 20 से 22 पेपर्स इकट्ठा करके मैं सॉल्व करी हूँ। अभी डाले हैं सारे ग्रुप पर अभी सारे प्राइवेट ही हैं। अगर आप लोग चाहते हैं तो हम लोग साथ में डिस्कस करके वो कंप्लीट कर लेंगे, है ना। तो ये हमारा हो गया। अब आता है त्रय उपस्तंभ। उपस्तंभ क्या होता है? उप यानी सपोर्टिव, मेन नहीं, सपोर्ट। अब सपोर्ट कौन सी चीज़ें करती हैं? ये तो मेन चीज़ हो गई भाई, है ना, खम्बे। अब क्या क्या चीज़ें उप, जो सरिया अरिया आदि जो भी सीमेंट और पुट्टी वगैरह लग रही है वो क्या है? आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। ये सारी चीज़ें क्या हैं? सपोर्ट हैं, सपोर्टिव मैकेनिज़्म है, ठीक है। तो याद रखना है कहाँ पे बताया गया है ये। चरक सूत्र 11 में भी आप लोगों को मिलेगा। त्रिश्रेष्णी अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं, अष्टत्रिक का वर्णन है ना, कृष्ण आत्रेय ने बताया है। तो वहाँ पे आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य हमें याद रखना है। अष्टांग संग्रह अनुसार अब्रह्मचर्य आता है, ये तो सभी को पता होगा, ठीक है। आप लोग लिख भी सकते हैं, अष्टांग संग्रह सूत्र 9 में आप डिटेल में देख सकते हैं। आहार, स्वप्न, ब्रह्मचर्य, अब्रह्मचर्य, उधर ये एग्जैक्ट श्लोक में आता है, ठीक है। बाकी जो त्रिस्थूण और त्रिस्तंभ हैं ये हम सुश्रुत में पढ़ते हैं। आप लोग इसका रेफरेंस भी लिख सकते हैं। सुश्रुत सूत्र 21 में आया है त्रिस्थूण, स्थूण यानी मोटा, ठीक है।
सुश्रुत में ही त्रिस्थूण और त्रिस्तंभ हम लोग पढ़ते हैं। त्रिस्तंभ एक्चुअली उसमें त्रिश्रेष्णी अध्याय में भी हम लोग पढ़ते हैं, जो शरीर को धारण करता है स्तंभ की तरह, ठीक है, उन्हें त्रिस्तंभ कहते हैं। धारण करने वाले हमारे वात पित्त कफ ही होते हैं, ठीक है। स्कंद त्रय आप लोगों को याद रखना है, हेतु, दोष और द्रव्य। मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी डिफ़िकल्टी होगी। एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोग फटाफट से। त्रिसूत्र कैसे याद किया हमने? हेलो से याद किया, HLO, और हल से याद किया, कारण, लक्षण और चिकित्सा। पहले ही अध्याय में ये आता है, ठीक है। अब त्रिस्कंद सेम ही है, साथ में पढ़ लेते हैं। तो हेतु, लिंग और औषध। स्कंद यानी कंधा होता है। स्कंद त्रय क्या होता है? स्कंद त्रय पीछे आ गया, जैसे हम कपड़े पहनते हैं, कपड़े उतारते हैं तो उल्टे हो जाते हैं, तो उसमें दोष आ जाता है, तो इसमें दोष आ जाता है, ठीक है। सिर्फ हिंट की हमें ज़रूरत है। फिर त्रिदंड, कौन देता है दंड? सास देती है। नेक्स्ट त्रिस्थूण और त्रय स्तंभ, त्रिस्तंभ दोनों ही वात पित्त कफ होते हैं। और सुश्रुत ने बताया है शरीर को धारण करते हैं, मूल होते हैं शरीर का। त्रय उपस्तंभ, उप क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं। आहार, स्वप्न, ब्रह्मचर्य ये चरक ने बताया है। और अब्रह्मचर्य अष्टांग वाग्भट के अनुसार आ जाता है। ये चीज़ याद रखना है। अष्टांग संग्रह सूत्र 9 में इसका रेफरेंस है, ठीक है। नेक्स्ट, सभी को समझ आया यहाँ तक? हैंड रेस करेंगे एवरीवन। सभी को समझ आया? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगेन वेरी इम्पॉर्टेंट, एक चीज़ और लिख लेंगे, त्रिसूत लिख लेंगे। ये हम पढ़ते हैं जब हम रसशास्त्र पढ़ते हैं। त्रिसूत ये भी पूछा गया है एक बार BHU में, तो आप लोग लिख लें, इधर लिखा हुआ नहीं है, लिखेंगे पारद कौमा सूत कौमा मिश्रक, ठीक है। पारद, सूत एवं मिश्रक, इसको याद करने की ट्रिक है। पारद का सूट जो है मल्टी कलर है, मल्टी कलर से हम मिश्रक याद रखेंगे। पारद एक आदमी है, उसने अपना सूट पहना हुआ है मल्टी कलर का। त्रिसूत, कई बार ऐसा लगता है कि कहीं ये स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है एग्ज़ाम में क्वेश्चन की, है ना, तो याद रखेंगे, ठीक है। त्रिसूत्र हम लोग पढ़ते हैं रस में। नेक्स्ट देखते हैं धूमपान। धूमपान यहाँ पे एक्चुअली वाग्भट का नहीं लिखा हुआ है, वाग्भट का भी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो चरक और सुश्रुत का ही है, ठीक है। तो इसको सबसे पहले हम याद करते हैं। जो धूमपान है वो चरक अनुसार 3 प्रकार के होते हैं। फिर सुश्रुत 5, शारंगधर 6, वाग्भट का कितना है? वाग्भट का 3 ही है, ठीक है, चरक जैसा ही है वाग्भट का, ठीक है। जो अष्टांग संग्रह है वो काफ़ी ज़्यादा सुश्रुत को फॉलो करती है, और जो अष्टांग हृदय है वो काफ़ी चरक को फॉलो करती है। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं संग्रह के, तो जो आप लोगों को सुश्रुत का याद है वो आप संग्रह में टिक कर सकते हैं। अगर बिल्कुल भी नहीं आता है क्वेश्चन, ऐसे स्थिति आ गई है, तो मैं ये हिंट के तौर पे आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी सारी मिस्टेक्स भी हैं, जैसे प्रमाण गलत लिखा हुआ है, तो मैं धीरे धीरे जैसे जैसे आते जाएंगे तो ठीक करवाती भी जाऊँगी, ठीक है, क्योंकि अपडेट होना चाहिए। अपडेट समय के साथ हुई नहीं है काफ़ी चीज़ें, और इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन होनी चाहिए, और बहुत सारी चीज़ें थोड़ी डिलीट भी होनी चाहिए, क्योंकि अब उस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आते हैं। और ऐड भी होनी चाहिए, क्योंकि जो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हैं वो भी आने लग गई हैं। जैसे अभी दो साल से जो समप्राप्ति आने लग रही है ना, इतनी डिफ़िकल्ट है, श्लोक भी याद नहीं हो पाता, और एक वन ऑफ द मोस्ट टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन होते हैं समप्राप्ति के।
है ना। तो वो भी थोड़ा बहुत हिंट से आप लोग ज़रूर पढ़ते रहें। संप्राप्ति हम लोग हल्के में ही लेते हैं, संप्राप्ति कौन याद करता है, बट वो आ रहे हैं ना अगर हुआ तो +4 और गलत हुआ तो फिर -5, तो इसलिए सारी ही चीज़ें अब हमें कवर करना है। तो संस्कारित रूप में हम लोग गोविंद पारिक पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चरक का देखते हैं। इसको मैं तो VSP से याद करती हूँ। जो मैंने पहले जो हम ट्रिक पढ़ते हैं वही हमारे दिमाग में घुस जाती है। आप लोग प्रसव से भी याद कर सकते हैं। प्रसव, प्र फॉर प्रायोगिक, स फॉर स्नेहिक और व फॉर विराचनिक। ठीक है, मेरे को ये हमेशा VSP से ही याद रहता है, तो आप लोग VSP से भी कर सकते हैं। बाकी ये VSP थोड़ा डिफ़िकल्ट ट्रिक है, प्रसव थोड़ा कंपैरेटिव इजी ट्रिक है। तो प्रसव क्या होता है? डिलीवरी भारत में हर 24 घंटे हो रही है, तो यहाँ से हमें 24 याद रहेगा। ठीक है, 24 यहाँ से याद रखेंगे। अब यहाँ पे जो फेवरेट नंबर है आचार्य चरक का, सभी को पता है, वो 8 नंबर है। क्यों? क्योंकि आचार्य ने मैक्सिमम चीज़ें 8 बताई हैं। 8 मांगलिक पद बताए हैं, 8 आयुर्वेद के अंग बताए हैं, काय बाल घोरद्वांग, इस टाइप से। फिर 8 प्रायोगिक धूमपान के भी काल बताए हैं, स्मृति के कारण 8 बताए हैं, अष्ट ऐश्वर्य बताए हैं, चरक विमान के चैप्टर, निदान के चैप्टर 8 बताए, इतनी सारी चीज़ें 8 बताई हैं। तो यहाँ पे हम +8 कर देंगे। सीधी सी बात है, इतना सब बोलने का मतलब यही है कि हमें यहाँ पे +8 करना है। अभी मेरे पास iPad नहीं है, एक आध दिन में आ जाएगा, मैंने दिया हुआ है किसी को। ठीक है, तो उससे थोड़ा और इजी रहेगा लिखने में। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट करें। बाकी कुछ बड़ा श्लोक होगा तो मैं उसको अलग से टाइप करके आप लोगों को कल से शो कर दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम +8 करेंगे तो 32 हो जाएगा। ठीक है, 8 याद रखना है हमें। अब प्रायोगिक कैसे याद रहेगा? देखो, सबसे डिफ़िकल्ट होती हैं संख्याएं याद करना ना, तो बहुत ही ध्यान से आप लोगों को संख्याएं याद करनी है। बहुत ही ध्यान से सुने, कोशिश करें अपनी सारी इंद्रियों को एकाग्र रख के सिर्फ मेरी बातों पर कंसंट्रेट होके एक ही बार में सारी चीज़ें याद हो जाएं। क्लास के एंड में मैं पूछूंगी, सभी को याद होना चाहिए, कैमरा ऑन करवा के। ठीक है, तो जो चरक का पेपर होता था सेकेंड ईयर में हम लोगों को, तो अब तो सिलेबस बंद मतलब चेंज हो गया है, तो सेकेंड ईयर में हम लोगों को चरक का पेपर होता था, तो कितना डर लगता था वाइवा में। प्रायोगिक से हमें प्रैक्टिकल याद रखना है। ठीक है, तो 36 का आंकड़ा चलता है चरक का, 36 का आंकड़ा चलता है प्रैक्टिकल से, इस टाइप से याद रखेंगे। ठीक है, प्रयोग यानी प्रैक्टिकल, इस टाइप से थोड़ा याद रखेंगे तो याद रहेगा। 24 + 8 32 और 36 का आंकड़ा प्रयोग। ठीक है, अब हमारा ये चरक का कंप्लीट हो गया है। अब आते हैं हम सुश्रुत पर। एक चीज़ आप लोग याद रखें, जो स्नेहिक है और विरेचनिक है, ये सभी ने सेम बताई हैं। ठीक है, ये सभी की सेम आती हैं, स्नेहिक और विरेचनिक। 32 और सुश्रुत के अनुसार भी 32, 24, शारंगधर के अनुसार भी 24 और वाग्भट के अनुसार भी 24। जो डिफरेंस आता है वो प्रायोगिक में ही आता है। ठीक है, तो कैसे याद रहेगा हमें? ये तो सेम ही है ना, 24 + 8। ठीक है, अब जो सुश्रुत हैं उनको क्यों फेमस हैं? क्योंकि वो सर्जरी करते हैं, सर्जरी में ज़्यादा प्रैक्टिकल्स होते हैं ना। ये तो केसी वाले हैं भाई, केसी में क्या ही इतने प्रैक्टिकल्स होंगे, बैठने का काम है दिन भर, है ना। तो इसमें खड़े रहना पड़ता है, ज़्यादा हमें मेहनत करनी पड़ती है, अलग अलग प्रैक्टिकल सर्जरी होती हैं, तो ज़्यादा रिस्क लिया उन्होंने, 48 माने। ऐसे आप इसका डबल भी कर सकते हैं। ठीक है, इस टाइप से भी याद कर सकते हैं, विरेचन का डबल। ठीक है, तो 48 इस टाइप से भी याद कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, 2-3 बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा। अब शारंगधर का देख लेते हैं। शारंगधर से पहले आप लोग वाग्भट का भी लिख लें, इधर छोटा सा वाग्भट का लिख लें। उन्होंने थोड़े से नाम अलग बताए हैं। प्रायोगिक के आगे लिखेंगे शमन, स्नेहिक के बाद लिखेंगे मृदु, और हम चरक से कोरिलेट करेंगे। ठीक है, हम चरक को बेस रखेंगे। जैसे हम
मासानुमासिक वृद्धि पढ़ते हैं तो हम सुश्रुत को बेस रखते हैं, ऐसे ही यहाँ पे हमें चरक को बेस रख के चलना है, ठीक है। और विरेचनिक को उन्होंने बोला है तीक्ष्ण, ठीक है। शमन, मृदु और तीक्ष्ण, ऐसे ही हम लोग शारंगधर का भी पढ़ते हैं। शारंगधर में थोड़ा सा मिस्टेक है, आप लोग लिख लेंगे। शारंगधर ने प्रायोगिक को तो शमन ही बोला है और बृंघण बोला है स्नेहिक को, और विरेचनिक को रेचन बोला है, रेचन। ठीक है, लिखा सभी ने वाग्भट का और शारंगधर का। शमन, कैसे हम इसे याद कर सकते हैं, इसकी एक छोटी सी ट्रिक है, ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। देखो, प्रायोगिक एक माध्यम है, या शमन चिकित्सा प्रयोग करने का एक माध्यम है। जब हम ट्रीटमेंट करते हैं तो हम शमन करते हैं ना, शमन संशोधन, दो टाइप की चिकित्सा होती है, दोषों को वहीं वहीं बैठाना और दोषों को बाहर निकाल के कम करना, ठीक है। तो शमन चिकित्सा प्रयोग करने का माध्यम है, ठीक है। तो शमन और प्रयोग, इसमें याद हो जाएगा कि ये एक ही बात है, ठीक है, अलग अलग नहीं है। नेक्स्ट हमें याद रखना है बृंघण और मृदु, ये किसकी जगह पर है, स्नेहिक, स्नेहिक के जगह पर है। तो बच्चों में हम मृदु स्नेहन से बृंघण करते हैं, बच्चों में मालिश करते हैं ना, पहले तो डाबर लाल तेल से करते थे, अब तो काफ़ी एडवांसमेंट हो गया है ना। तो बच्चों को हम मृदु स्नेहन से बृंघण करते हैं, उनकी बोन्स स्ट्रॉन्ग करते हैं, मसल्स स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो यहाँ पे स्नेहन से हमें याद हो जाएगा मृदु और बृंघण दोनों ही चीज़ें, ठीक है। आप जो मैं बोल रही हूँ छोटा छोटा सा लिख सकते हैं साइड में, बच्चों में मृदु स्नेहन से बृंघण। नेक्स्ट हम देखेंगे क्या याद रखना है, रेचन, और एक तो रेचन याद रखना है और एक तीक्ष्ण याद रखना है। किसके स्थान पर, विरेचन के स्थान पर। तो तीक्ष्ण संशोधन, तीक्ष्ण, रेचन मतलब वही होता है संशोधन, ठीक है। किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें, कोई डाउट है तो मुझे बता देंगे, ठीक है, मैं एक और बार ट्रिक रिपीट कर दूंगी। अब हमें याद रखना है ये कासग्न और वामनीय, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब जो आचार्य सुश्रुत हैं, एक पेशेंट गया आचार्य सुश्रुत के पास, तो सुश्रुत ने बोला कि तुमको तो 24 घंटे धूमपान करना है, तब जाके तुम्हारी खांसी ठीक हो पाएगी। तो पेशेंट बोला, अरे मैं तो 8 घंटे सोता हूँ, तो 24 घंटे कैसे कर पाऊँगा। तो आचार्य सुश्रुत ने बोला कि ठीक है, चलो 8 घंटे माइनस कर दो, तो 24 में से 8 घंटे तुम सो जाना, उसके बाद जैसे ही तुम उठो वैसे ही तुम्हें धूमपान करना है। तो इससे 16 याद रहेगा हमें, ठीक है। तो 16-16 एक ही माना है, 16-16, ठीक है। और इससे हमें कासग्न शारंगधर के अनुसार भी 16 है, और जो व्रण धूमपान और वामक है वो 10-10 बताया है। तो बाबा से हम लोग याद रखेंगे, बाबा, भाई तुमने 10 में 10 अंक प्राप्त कर लिए, वाह वाह, या बाबा, ठीक है। पढ़ाई मेरी यूपी से हुई है, तो वहाँ पे मैक्सिमम लोग बा वाह नहीं बोल पाते थे, हर चीज़ को बाई बोलते थे कि अरे हमें वहाँ जाना है, अरे हम बैन से जाएंगे, अरे वो देखो। तो वहाँ पे व नहीं बोल पाते हैं, तो आप लोग भी लिख सकते हैं ऐसे, बाबा, वावा, ठीक है, वावा को बाबा ये बोल सकते हैं, ठीक है। बस ये याद रखना है कि शारंगधर बाबा ऐसे बोलेंगे, शारंगधर बाबा, वरना बाबा फिर सुश्रुत में याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। मुझे नहीं लगता आप कोई डाउट होगा इसमें, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं।
पर्याय भी हो गए, है ना। शमन चिकित्सा प्रयोग करने का एक माध्यम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग अंगुल प्रमाण देख लेते हैं। तो चरक संहिता और अष्टांग संग्रह में व्रण धूपन नेत्र की लंबाई कितनी होती है? 8 होती है। ये गलत लिखा है इधर, ठीक है। अष्टांग में भी 8 ही बोला है, ठीक है, याद रखना है। शारंगधर ने व्रण धूपन की लंबाई 10 बोली है। दिस इज अकॉर्डिंग टू शारंगधर। ये शारंगधर अनुसार है। ठीक है। और किसकी लंबाई? व्रण धूपन की लंबाई। अष्टांग संग्रह में 30वें चैप्टर में 30th चैप्टर में ये आता है, आप लोग देख सकते हैं। और ये जो हमने अभी पढ़ा इसका रेफरेंस क्या है, किसी को पता है क्या? चरक चिकित्सा 40 में हम पढ़ते हैं इसे, ठीक है। पता होगा। लक्ष्मी, मधु अभी अभी पढ़कर आए हैं, याद है? सुप्रिया, सीतू, शशि, श्रुति, याद है? अभी अभी पढ़ा है कुछ दिनों पहले 40वें अध्याय में, याद है कि नहीं? ठीक है, ठीक है। इतने ट्रेन हो गए हैं बच्चे की जहाँ ज़रूरत है वहाँ भी माइक ऑन नहीं करते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं प्रायोगिक धूमपान के काल, ठीक है। काल पर आएंगे। यहाँ पे चरक अनुसार 8 काल हम लोग पढ़ते हैं। इन सब के नाम याद करना ज़रूरी नहीं है, फिर भी आप लोग एक स्टोरी के फॉर्म में याद कर सकते हैं कि हम सुबह सुबह उठे, हमने दातौन किया, फिर हमने आँखों में छींटे मारे, फिर छींटे मारने से हमें अंजन याद रखना है, सुबह सुबह उठे, है ना, फिर दातौन किया। इस टाइप से निद्रा के पश्चात, दातौन के पश्चात, नस्य के पश्चात, नस्य के बाद हमने फिर काजल भी लगा लिया, है ना, अंजन के पश्चात। फिर इतना सारा भोजन कर लिया कि उल्टी हो गई भोजन के पश्चात, वमन के पश्चात, है ना। फिर उल्टी हो गई तो बहुत ही ज़्यादा उल्टी हो गई, फिर स्नान कर लिया, इतना स्नान कर लिया ठंडी लग गई तो फिर छींक आने लगी। इस टाइप से आप लोग स्टोरी के फॉर्म में याद कर सकते हैं, वैसे ये पूछा नहीं जाता है, ठीक है। बस फॉर द नॉलेज पर्पस, प्रैक्टिकल पर्पस आप लोग याद रख सकते हैं कि हाँ इन टाइम पे हम लोग धूमपान करवा सकते हैं, औषधीय धूमपान करवा सकते हैं, ठीक है। वाग्भट अनुसार 8 होते हैं, है ना। तो अष्टांग और 8, तो ये संख्या याद करने की ज़्यादा हमें ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें भी बस 8 ही याद रखें आप लोग, और ज़्यादा हमें इसमें पूछा नहीं जाता है। कुल मिला के 24 होती हैं अष्टांग संग्रह के अनुसार। धूमपान जो काल है अष्टांग संग्रह अनुसार वो 24 होते हैं, ठीक है। तो लिख लेंगे यहाँ पे 24। और जस्ट अष्टांग के जस्ट हाफ 12 सुश्रुत ने बताए हैं, ठीक है। इन्होंने 24 बताए हैं और जस्ट हाफ सुश्रुत ने बताए हैं, ठीक है। यहाँ सुश्रुत जी पीछे रह गए, हर चीज़ में आगे रहते हैं वैसे। ठीक है। तो कैसे याद रख सकते हैं? इसकी संख्याएं आजकल कम ही पूछी जाती हैं, बट फिर भी आप लोग प्रायोगिक से याद रखें, चरक के जैसा ही है, ठीक है। जो चरक ने 8 बताए हैं, वाग्भट ने भी सेम कॉपी कर लिया। वैसे भी ये चीटर हैं, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें अपनी संहिता में जो लिखी हैं वो चीटिंग करके ही लिखी हुई हैं। जो उन्हें अच्छा लगा चरक से, सुश्रुत से, उन्होंने चीटिंग करा और अपना सा थोड़ा बहुत पार्ट डाल के अपनी नई संहिता बना ली, ठीक है। अब स्नेहन कैसे याद करेंगे? एक से एक स्नेह का संग्रह किया है अष्टांग संग्रह ने। ये अष्टांग संग्रह के अकॉर्डिंग हम बात करें, अष्टांग हृदय के अकॉर्डिंग नहीं करें। तो एक से एक स्नेह तेलों का वर्णन किया है उन्होंने। विरेचन मतलब इसे हम विराचनिक भी बोलते हैं, तीक्ष्ण को हम विराचनिक भी बोलते हैं। धूमपान का काल है ये विराचनिक काल, ठीक है। तो वैसे अगर 2 याद रहा तो 24 में से ये माइनस कर देंगे, 8 + 11 को 24 से माइनस कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा। तो ये थोड़ा स्मार्ट स्टडी हो जाती है, ठीक है।
नेक्स्ट 12 है, तो 12 कैसे याद करेंगे? प्रायोगिक 4 हैं, जस्ट इसके हाफ 4, और जो स्नेहिक हैं, ज़्यादा स्नेह हुआ है 5 काल हैं, और विरेचनिक के 3 हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा तो इम्पॉर्टेंट देखो चरक का है, वाग्भट और सुश्रुत का ये कम ही पूछा जाता है, तो आप लोग इसको छोड़ दें तो अच्छा रहेगा, बहुत ही रेयर पूछा जाता है। अगर आप क्वेश्चंस लगाएंगे आजकल के तो नहीं पूछा जाता है। ठीक है, अगर फिर भी आप लोगों को याद करना है तो आप लोग कर सकते हैं स्टोरीज़ के फॉर्म में। जैसे ये दिनचर्या का सारी चीज़ें उन्होंने बताई हैं, प्रायोगिक काल में दिनचर्या के बारे में आता है सारी चीज़ें। देखो इसमें शस्त्र कर्मोपरांत जो सुश्रुत हैं वो सब रेडी वगैरह, स्नान और ब्रश और भोजन करने के बाद अपना सर्जरी सिखाएंगे बच्चों को। स्नेहिक में क्या है? वात प्रधान जो भी व्याधियाँ हैं, जैसे मूत्र त्याग के बाद व्यवाय, श्वैथु, हंसना, क्रोध, इन सब से वात का कोप होता है, और जो स्नेह होता है वात का शमन करता है। ये छोटी छोटी सी ट्रिक्स हैं, इससे आप थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। और विरेचनिक में भी ऐसा ही है, स्नान, दिवा स्वप्न, सर्दी के पश्चात विरेचनिक स्नेहपान करवाएंगे। ठीक है, निद्रा काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, निद्रा हम लोग अच्छे से याद रखते हैं। ठीक है, तो ये तो श्लोक सभी को याद रखना है। जैसे कि कोई नहीं बोलता है कि आपको 6 धातुएं याद करनी है, ऐसे ही मैं बोलूँगी कि कोई नहीं बोलेगा आपको कि निद्रा के भेद याद करने हैं। वो ऑब्वियस है कि याद करने ही है ना, हमें कोई नहीं बोलता है कि वात पित्त कफ याद करना है। ऐसे ही ये श्लोक भी हमें बिल्कुल बाय हार्ट होना चाहिए। ठीक है, तमो भवा श्लेष्म समुद्भवा मनः शरीर संभवा आगंतुकी व्याधि अनुवर्तिनी रात्रि स्वभाव प्रभवा। ठीक है, तो कितने बताई हैं? 6 बताई हैं। ठीक है, एक चीज़ लिखेंगे, रात्रि स्वभाव प्रभवा निद्रा को भूत धात्री बोला गया है। ऐसा क्वेश्चन आया है कि भूत धात्री निद्रा कौन सी होती है और किसके अनुसार होती है? तो रात्रि स्वभाव प्रभवा, ये जो लास्ट वाली है ना, इसको बोला है भूत धात्री। ठीक है, लिख लेंगे वहाँ पे, कोशिश करेंगे रेड पेन से लिखें या फिर ग्रीन पेन से लिखें। और ये तो अगर काफ़ी लोग पढ़ चुके होंगे, अगर फर्स्ट आप लोगों का रिवीजन चल रहा है तो ज़रूर आप लोग बहुत ही ध्यान रखें साफ़ सफाई का, क्योंकि इतना ज़्यादा हौच पौच हो जाता है कि बाद में फिर पढ़ते ही नहीं बनता है कि क्या क्या लिखा है हमने। ठीक है, एक और क्वेश्चन आता है कि मृत्यु या प्रलय के समय कौन सी निद्रा आती है? तो तमो भवा, जो पहली है तमो भवा निद्रा, ये पापों का मूल, इसमें लिख लेंगे पापों का मूल, और मृत्यु ऑब्लिक प्रलय के समय यह आती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? हमेशा के लिए सो जाते हैं। ठीक है, बाकी श्लेष्म समुद्भवा, कफ के अधिकता के कारण हमें नींद आती, बहुत जो अच्छे स्थौल्य हैं तगड़े उनको भी ज़्यादा नींद आती है। मनः शरीर संभवा, मन और शरीर से हम कई बार बहुत मेंटली थक जाते हैं, फिजिकली बहुत वर्क हम कर लेते हैं, है ना, तो भी आती है निद्रा। ठीक है, तो ये जो 2 चीज़ें हैं, इनके अलावा जितनी भी बची, कौन कौन सी बची? श्लेष्म समुद्भवा, मनः शरीर संभवा, आगंतुकी और व्याधि अनुवर्तिनी, ये सारी व्याधि को निर्दिष्ट करती हैं, मतलब किसी न किसी पर्टिकुलर डिजीज़ के कारण ये निद्राएं, ये नींद आ रही है। ठीक है, और जो भूत धात्री है, मतलब रात में सभी सोते हैं ना, तो वो जो स्वाभाविक है वो रात्रि स्वभाव प्रभवा है, और जो पापों के कारण होती है निद्रा वो तमो भवा है, फिर हमेशा के लिए सो जाते हैं। इसको हम लोग, आप लोग डिटेल में पढ़ सकते हैं, अष्टौ निंदिती अध्याचरक सूत्र 21 में इसको आप लोग पढ़ सकते हैं। अतिकृष्ट की चिकित्सा में ये बताया गया है। ठीक है, सुश्रुत पे आते हैं। सुश्रुत ने 3 निद्राएं बताई हैं, वैष्णवी, वैकारिक और तामसी। बहुत इम्पॉर्टेंट है सुश्रुत की। जो वैष्णवी है उसको पापमा या स्वभावात ऐसे भी बोला है, लिख लेंगे पर्याय, यहीं पे आप लोग ब्रैकेट में लिख लेंगे। ठीक है,
और इसमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा गया है वो बोला है अनवबोधनीय निद्रा कौन सी होती है। अनवबोधनीय निद्रा किसके अनुसार है और कौन सी होती है। तो अनवबोधनीय निद्रा तामसी निद्रा होती है और वो आचार्य सुश्रुत ने ही बताई है, स्पेशल है ना, अलग से जो चीज़ जो बताते हैं आचार्य वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती है ना, जो सबसे अलग है, किसी और ने नहीं बताया है नाम। ठीक है, वाग्भट 3 हो गया होगा है ना। वैकारिक मतलब जो भी विकार जो हमने पढ़ी ना अभी, 4 शेष निद्राएं पढ़ी हमने चरक के अकॉर्डिंग, वो सारी हमारी वैकारिक में आ जाएंगी। तो आचार्य सुश्रुत ने टाइम वेस्ट नहीं किया सभी को अलग अलग बता के, उन्होंने बस वैकारिक नाम दे दिया। और जो वैष्णवी है उसको पापमा और स्वभाव बोला, तामसी को अनवबोधनी बोला। इसको आप लोग सुश्रुत शारीर 4थे अध्याय में देख सकते हैं। रेफरेंस लिख लें तो अगर डिटेल में पढ़ना है क्या मतलब है, कौन से फलदायक हैं, कौन सी निष्फल हैं, बहुत सारी चीज़ें वहाँ बताई हैं। ठीक है, तो वो आप लोग देख सकते हैं। वाग्भट के अनुसार 7 होती हैं। तो वाग्भट और चरक का बहुत सिमिलर है, बहुत ध्यान से सुनेंगे मेरी बात। ठीक है, वाग्भट में कैसा बोला है, एक तो तमोभवा बोला है, सेम एज इट इज़, सेम एज चरक। फिर बोला है श्लेष समुद्भवा, हमने चरक में पढ़ा था, इन्होंने क्या बोला, कफज बोला। लिखते जाएंगे, जल्दी जल्दी लिखते जाएंगे। कफज बोला है, सेम ही है, थोड़ा सा ही डिफरेंस है। अब जो हमने तीसरे नंबर पे पढ़ा था मनहा शरीर संभवा, इसको आचार्य ने 2 में डिवाइड कर दिया। एक तो उन्होंने बोला चित्त खेद, चित्त खेद मतलब मन से होने वाली निद्रा, और जो शरीर के श्रम से बहुत हमने परिश्रम कर लिया, सीढ़ियाँ चढ़ ली, लिफ्ट ख़राब हो गई थी, इतना थक गए कि सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते हम सो गए, तो देह खेद जन्य, शरीर के लिए देह खेद जन्य बोला है और मन के लिए चित्त खेद बोला है। सिर्फ इतना सा डिफरेंस है। देखो एक ज़्यादा है ना, 6 हैं इनके अकॉर्डिंग और इनके अकॉर्डिंग 7 है, एक ज़्यादा है, तो सिर्फ इतना याद रखना है, इन्होंने इसको ही 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, बाकी सब सेम है। आगंतुकी सेम है। फिर व्याधि अनुवर्तनी को इन्होंने आमयज मतलब भी व्याधि ही होता है, ये नाम से बोला है। ठीक है, और जो रात्रि स्वभाव प्रभवा है उसको काल स्वभाव प्रभवा बोला है। जो रात में नींद आती है ना, सभी को जो नींद आती है, सब सोते हैं, उसको काल स्वभाव बोला है। ठीक है, तो लिख लिया होगा, सभी ने लिख लिया, एवरीवन गॉट इट, एवरीवन समझ नहीं आया चिन्मय? आ गया मैम। हाँ, हैंड रेस कर देना है ना, सभी को हैंड रेस करना है, हैंड रेस से मुझे समझ आ जाता है। ओके, हैंड रेस से एक्चुअली मुझे ये भी समझ आ जाता है कि कौन चला गया, कौन सुन रहा है ना, कौन वहाँ प्रेजेंट है। ओके चलिए, ठीक है, हम लोग थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं आज, थोड़ा सा एक ही पेज कर पाएंगे आज। ठीक है, वैसे कल से फिर हम थोड़ा फास्ट, आज थोड़ा इंट्रोडक्शन में समय चला गया, कल से हम प्रॉपर 2 पेज करेंगे, है ना, क्योंकि इसमें थोड़ा सा समय लगता है, क्योंकि हम सिर्फ वही नहीं पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी पढ़ रहे हैं। वैसे एक्स्ट्रा तो कुछ ज़्यादा आया नहीं, आगे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें आएंगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, नेक्स्ट आते हैं दही। दही के भेद आचार्य सुश्रुत ने 7 माने हैं। कैसे याद रखेंगे? सुश्रुत दही अपने साथ रखते हैं, उन्हें काफ़ी ज़्यादा भूख लगती है ना, दही शक्कर वो हमेशा अपने साथ में रखते हैं टिफ़िन में, क्योंकि खड़े रहते हैं, इतनी सर्जरी करते हैं, तो एनर्जी की ज़रूरत चाहिए, तो एनर्जी के लिए दही साथ रखते हैं, तो 7 संख्या याद रहेगी हमें इससे। ठीक है, भाव प्रकाश, जो प्रकाश है सुबह सुबह कितने बजे हो जाता है? 5 बजे हो जाता है। ठीक है, तो जो चरक के, जो सुश्रुत के बच्चे हैं, वो तो उनको तो बहुत अच्छे से पता होगा, बेचारे ज़बरदस्ती जल्दी उठाती हूँ मैं उनको मर मर के उठते हैं बेचारे, तो प्रकाश 5 बजे हो जाता है। ठीक है, याद रखना है। तो भाव प्रकाश ने 5 बोला है, दही के भेद 5 होते हैं। ठीक है,
अब हम देखते हैं अधारणीय वेग। अधारणीय वेग में एक छोटा सा ही डिफरेंस है, संख्या बिल्कुल सेम है, कई बार डिफरेंस कहाँ आ जाता है, वात में आ जाता है। एक तो जो वात है, एक तो ऊपर से निकलती है, नीचे से निकलती है, उद्गार और अपान वायु, है ना। तो कई बार लगता है अरे 14 तो नहीं है, बट वो याद रखना है 13 ही, अगर संख्यावाचक शब्द आता है तो वो 13 ही टेक होगा, 14 नहीं होगा। उन्होंने एक ही माना है, ऊपर से आए या नीचे से आए, है तो बात ही, ठीक है। तो कई बार जब हम ज़्यादा पढ़ते हैं ना तो ही कन्फ्यूजन होता है, कम पढ़ते हैं तो फिर कन्फ्यूजन नहीं होता, ठीक है। तो जिसने नहीं पढ़ा होगा उसको शायद मेरी बात समझ ना आई होगी, पर सिर्फ इतना ही याद रखें आप लोग कि उद्गार के स्थान पे कास बताया है आचार्य वाग्भट ने, मतलब उद्गार नहीं माना है, कास माना है, ठीक है। छोटा सा ही डिफरेंस है। बाकी आप लोगों के लिए ये होमवर्क रहेगा कि कौन कौन से अधारणीय वेग हैं, याद तो होगा ही सभी को। वाग्भट का वेगान न धारियेत, वात वीण मूत्र, शव त्रिट क्षुधाम, निद्रा कास, श्रम श्वास, जृंभा अश्रु छर्दी रेतसाम, ना 5वें अध्याय में हम लोग ये पढ़ते हैं। तो चरकोक्त उद्गार के स्थान पे कास बताया है, और वात 2 बताई हैं, कौन सी, अधोगत वात और ऊर्ध्वगत वात, ठीक है। ये किसका मैं बता रही हूँ, ये वाग्भट का मैं बता रही हूँ, ठीक है। 2 टाइप की उन्होंने बात बताई है, ऊपर की और नीचे से, ठीक है। यहाँ से हम लोग कल पढ़ते हैं, ठीक है। आज हम इतना ही करते हैं, समय भी थोड़ा हो गया है। लगभग 45 to 50 मिनट्स की हमारी रेगुलर बेसिस पे क्लास चलेगी, ठीक है। और किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ लेंगे। अभी ज्वाइन कर रहे हैं इतने सारे बच्चे, अभी क्या मतलब है ज्वाइन करने का, है ना। तो आज हम इतना ही करते हैं, होपफुली सभी को समझ आया होगा। और अगर कोई भी डाउट है या स्पीड काफ़ी ज़्यादा या फिर कम हो रही है तो भी मुझे सजेशन दे सकते हैं, है ना, पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं। अगर कुछ छूट गया है इन बिटवीन तो भी वो एंड में आप लोग पूछ सकते हैं या फिर मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं। सभी को समझ आया, जितना भी हमने किया, एक ही पेज किया है, आज कम ही है पहले दिन के हिसाब से। एवरीवन गॉट इट, ऑल राइट, ओके ओके, चलिए ठीक है। आज फिर हम इतना ही करते हैं, कल मिलते हैं फिर, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, शुभ रात्रि, बाय बाय। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।